आज का विषय है मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की अर्थपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत की है। मैक्स वेबर के बारे में बताया था, इसके संक्षिप्त जीवन परिचय बताया था, इनकी कुछ पुस्तकें भी बताई थी और जो विस्तार से आपको नोट्स भी दिए हैं PDF में, वो आप देख सकते हैं आगे। एक ये प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर विकसित करने का प्रण लिया था। इसके आधार पर इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाज या सामाजिक संबंध न होकर मुख्यतः सामाजिक क्रिया होती है। यानी सामाजिक क्रिया वह क्रिया है इनके अनुसार जो अर्थपूर्ण हो, उद्देश्यपूर्ण हो। प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है, क्योंकि व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का आधार भी इन्होंने सामाजिक क्रिया को ही बताया है। यदि दो व्यक्तियों के मध्य अर्थपूर्ण उत्तर प्रत्युत्तर ना हो या सामाजिक क्रिया ना हो कोई, तो आपसी संबंध सहयोग के, संघर्ष के नहीं बन सकते हैं। इसके आधार पर इन्होंने आगे आपको बात करेंगे कि इन्होंने सामाजिक क्रिया के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सामाजिक क्रिया है मुख्य विषय वस्तु है समाजशास्त्र की, और समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। आगे इन्होंने परिभाषित करते हुए सामाजिक क्रिया को इसकी साधारण सी परिभाषा प्रस्तुत की। इसमें बताया कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कह सकते हैं जब इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जब इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति यानी कि कर्ता या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए प्रतीकात्मक अर्थ के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो या उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। यानी किसी कर्ता ने कोई क्रिया की, उस क्रिया को करने वाला कर्ता हो गया और उसी के आधार पर अन्य व्यक्तियों ने उससे संबंधित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया और उस प्रत्युत्तर को कर्ता ने अर्थपूर्ण रूप से ग्रहण किया। ये है सामाजिक क्रिया। यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जब तक नहीं होगी, सामाजिक क्रिया की श्रेणी में वह क्रिया नहीं आएगी। इस संदर्भ में उन्होंने आगे से विस्तार से समझाने के लिए कुछ ऐसी विशेषताएं प्रस्तुत की हैं सामाजिक क्रिया की, जिनका मैं वर्णन आपको बताती हूँ। पहली विशेषता इन्होंने बताया कि सामाजिक क्रिया के बारे में बताया कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान काल और भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। भूत, भविष्य, वर्तमान काल के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यानी कि इसके लिए इसे इन्होंने उदाहरण के इस आधार पर समझाने का प्रयत्न किया है कि इसमें क्या कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में किए गए व्यवहार, यानी कि किसी के साथ व्यक्ति का झगड़ा हो गया है भूतकाल में, और उसके आधार पर ही वर्तमान काल में वह उससे मिलता है और मारपीट करता है, तो यह उसकी क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसका संबंध जो है व्यक्ति के भूतकाल से है। इसी तरह एक व्यक्ति द्वारा भविष्य में होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी भी सामाजिक क्रिया होती है। यानी ये भविष्य में उसका लक्ष्य है कि उसे प्रशासनिक सेवा में जाना है, उसके लिए वो आज ही उसी आधार पर तैयारी कर रहा है, तो यह भी उसकी सामाजिक क्रिया, यानी क्रिया के उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है प्रत्येक प्रकार की क्रिया, यहाँ ध्यान रखना। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई आगे सामाजिक क्रिया के बारे में कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक नहीं होती है। यानी इन्होंने इस संदर्भ में ये कहा कि जड़ या बेजान पदार्थों से प्रभावित होकर कोई क्रिया की जाए तो वह सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम किसी निर्जीव वस्तु के साथ कोई क्रिया करते हैं तो बदले में हमें उसका प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। इसलिए मैक्स वेबर ने इसे सामाजिक क्रिया नहीं माना। उदाहरण इन्होंने दिया कि बिजली कड़कने पर बच्चा डर के मारे चीख पड़ता है, तो ये एक सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत दोनों के मध्य उद्देश्यपूर्ण व्यवहार नहीं हुआ है। बच्चा अगर ना भी डरे तो भी बिजली चमकेगी और उसी तरीके से आवाज़ होगी, और बच्चा अगर डर जाता है तो भी आवाज़ कम नहीं होती है। इसलिए इसी प्रकार अकेले बैठकर भगवान का भजन करना भी सामाजिक क्रिया नहीं होती है। तो इसी तरीके से इन्होंने समझाने का प्रयत्न किया कि सामाजिक क्रिया प्रत्येक प्रकार की क्रिया नहीं है।
यहाँ ध्यान रखना, निर्जीव वस्तुओं से कोई भी इंट्रैक्शन होना समाजशास्त्र के अंतर्गत मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता है। तीसरी इन्होंने विशेषता बताई थी, मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक नहीं होता है। यानी अब यहाँ पर संपर्क यानी वही संपर्क जिसमें कर्ता का दूसरे के साथ, जब किसी अन्य कर्ता के साथ संपर्क हो रहा है, कर्ता का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से अर्थपूर्ण या उद्देश्यपूर्ण रूप से जब तक प्रभावित नहीं होता है तो वो संपर्क सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता है। इसे भी इन्होंने एक उदाहरण देके समझाया कि अगर दो साइकिल सवार आमने सामने जा रहे हैं एक सड़क पे, दोनों टकराते हैं, तो साइकिल सवार बिना कुछ कहे सुने अगर दोबारा अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है। संपर्क उनमें हुआ, अगर वहाँ उनमें झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद सहयोग या सहानुभूतिपूर्ण शब्द निकलते हैं, बाद में एक दूसरे से सॉरी क्षमा मांगते हैं या फिर झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो यह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि इसमें संबंध जो बने वो संघर्ष के बने या सहयोग के बने या सहानुभूतिपूर्ण बने। इसलिए प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक नहीं होता। अगली विशेषता इन्होंने बताया कि सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया होती है, ना उस क्रिया को कहते हैं जो केवल दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभावित होती है। मतलब कहने का यह है कि केवल अनेक व्यक्ति, अगर यहाँ बहुमत का कोई मतलब नहीं होता इसमें कि बहुत से व्यक्ति मिलकर एक सी क्रिया को कर रहे हैं तो वो सामाजिक नहीं होगी, जब तक उस उद्देश्यपूर्ण व्यवहार साबित नहीं होता, उसका अर्थपूर्ण प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। जैसे बारिश आने पर सड़क पर जो व्यक्ति जा रहे हैं अपना अपना छाता लगा लेते हैं, तो ये उनकी क्रिया सामाजिक नहीं कहलाएगी, क्योंकि छाता लगाने की क्रिया का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं बन रहा है, सीधा वर्षा से संबंध बन रहा है। वर्षा आई, उन्हें ज़रूरत महसूस हुई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना छाते के भी निकल पड़ते हैं, और वर्षा बंद हो जाएगी तो वो छाता बंद कर लेंगे, तो एक दूसरे को देखकर उन्होंने छाता नहीं खोला। वर्षा से संबंध है इसका, और वर्षा बेजानदार वस्तु होती है, इसलिए सामाजिक क्रिया नहीं होती। आगे बढ़कर इन्होंने सामाजिक क्रिया इस तरीके से इन्होंने विशेषताओं के आधार पर सामाजिक क्रिया को समझाने का प्रयत्न किया, और इसी आधार पर उन्होंने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताई, जिनका विवरण आज के सामने है। पहली प्रक्रिया बताई थी वेकारेशनल सामाजिक क्रिया, जिसे हिंदी में कहते हैं बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया। दूसरी है वर्स रेशनल सामाजिक क्रिया, मूल्यांकनात्मक या वैल्यू ओरिएंटेड जो सामाजिक क्रिया होती है वो दूसरी प्रकार की मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया होती है। तीसरी है भावात्मक या संवेगात्मक सामाजिक क्रिया, और अंतिम है परंपरागत सामाजिक क्रिया। इनका विस्तृत वर्णन बताऊंगी धीरे धीरे। नंबर 1 पर आता है बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया। इसके अंतर्गत लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। तार्किक क्रिया का संबंध किसी न किसी लक्ष्य से होता है, और जिसमें वो अध्ययनकर्ता या चयनकर्ता द्वारा योजनाबद्ध रूप से, या जो कर्ता होता है वो योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य और साधन, यानी लक्ष्य को मुख्य मानकर लक्ष्य के अनुरूप साधनों का निर्णय करता है और अपनी क्रिया को संचालित करता है। इसका उदाहरण बताया वेबर ने, जैसे कोई एक इंजीनियर है, उसे पुल का निर्माण करना है, पुल के निर्माण के लिए उसे किन किन साधनों की ज़रूरत होगी, उन साधनों को इकट्ठा करके वो पुल का निर्माण करेगा। या फिर एक ऐसा सैनिक है, युद्ध में जीत की सफलता के उद्देश्य से एक सैन्य अधिकारी जो योजनाएं बनाता है और जिन साधनों को उसे ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो क्रिया होती है तार्किक और बौद्धिक तार्किक क्रिया की होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत मानव अपनी बुद्धि कौशल के आधार पर संसाधनों का चुनाव करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरी क्रिया है मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया। अब इसके अंतर्गत स्पष्ट है जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक, आदर्शात्मक आधार पर की जाती हैं, जिनके पीछे तर्क होना जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है नैतिक, धार्मिक, कलात्मक और आदर्शात्मक आधार पर। मूल्यांकनात्मक क्रिया है, इसलिए इसमें मूल्य, सामाजिक जो मूल्य हैं उन पर बहुत जोर दिया जाता है। अब मूल्य कौन कौन से हैं? नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, आदर्शात्मक मूल्य, और इनके पीछे तर्क या बुद्धि कौशल का होना, बुद्धि
परीक्षण का होना जरूरी नहीं होता है। इस प्रकार की क्रिया करने की इस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत तर्क का होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे अगर कोई जहाज समुद्र में डूब रहा होता है और जहाज के साथ कप्तान का भी समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया कहलाता है, क्योंकि कप्तान यह भलीभांति जानता है कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु फिर भी वह जहाज छोड़ने की बजाय मर जाना ज़्यादा अच्छा समझता है। क्योंकि यहाँ पर आप हमारे जो कर्तव्य निष्ठा के जो उसूल होते हैं, जो शपथ होती है, वो हमें याद आ जाती है कि हमें मरते दम तक अपनी ड्यूटी को, अपने फ़र्ज को निभाना है। इस तरीके के मूल्य जब उस व्यक्ति के दिमाग में रहेंगे तो वह अब धीरे धीरे ये उसके लिए वीर गति और सौभाग्य की बात होगी कि कप्तान जहाज़ के साथ डूब गया बजाय उसको छोड़ने की। तो ये एक मूल्य, इसमें मूल्य सबसे बड़ी बात रखते हैं। इसके कर्ता का लक्ष्य सामाजिक मूल्य को ही प्राप्त करना होता है और प्रचलित सामाजिक मूल्य में उनकी दृढ़ आस्था के कारण वह इन क्रियाओं को करता है। इसके बाद अगला जो इसके बाद का जो भी विस्तृत विवेचन है वो अगले वीडियो में किया जाएगा, उसे भी ध्यान से देखिएगा।